गनपाक एक ऐसा कैरेक्टर जो कि 1.5 जनरेशन से बिलोंग करता है, स्टिल वो फर्स्ट जनरेशन वाले लोगों से भी पावरफुल है। लुकिज्म में सबसे ज्यादा ऑरा फार्मिंग करने वाला कैरेक्टर गनपाक। वेल, बहुत से लोगों ने लुकिज्म सिर्फ इसी बंदे की वजह से देखनी शुरू करी थी, क्योंकि इसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसीलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ लुकिज्म में आया और अपना काम किया और चला गया। नहीं, ये आता है, लुकिज्म में तहलका मचाता है, और अभी तक लुकिज्म में इस बंदे की झलक देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। अब देखो, मैं जानता हूँ तुम में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि गनपाक स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर है, स्ट्रॉन्गेस्ट तो कीटे किम है या फिर जेम्स ली है। नहीं, गनपाक भी इनके लेवल पे ही स्टैंड आउट करता है, और इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली ये गनपाक का कैरेक्टर एनालिसिस तो नहीं होगा, बट हम थोड़ी बहुत फीट्स की बात करेंगे गनपाक में जो अचीव करी है लुकिज्म के अंदर, क्योंकि ये वीडियो है अबाउट गनपाक इफेक्ट। तो हम जानने वाले हैं गनपाक का क्या इफेक्ट है अभी तक लुकिज्म मानवा पे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि उसने जितने लोगों को भी ट्रेन किया है अभी तक, उन लोगों ने कितना इफेक्ट डाला है लुकिज्म मानवा के अंदर। तो वेल, अगर तुमने अभी तक लुकिज्म की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके वेल, तो स्टार्ट करते हैं गनपाक के इंट्रोडक्शन के साथ। तो गनपाक बिलोंग करता है यामाजाकी क्लैन से, और यामाजाकी जापान का सबसे बड़ा गैंगस्टर इस क्लैन का लीडर है शिंगेन यामाजाकी, और उसका भाई शिंटारो यामाजाकी उसका एक बहुत ही बड़ा साथी रहा था बहुत टाइम तक, लेकिन उसके बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से उसने बगावत कर दी और वो शिंगेन को मार देता है। वेल, गन कौन है? गन है शिंगेन का बेटा, और शिंगेन अपने आप में ही बहुत बड़ी फोर्स माना जाता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बंदा जापान से आता है सोल, और सोल में आके सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों से अकेले भिड़ता है। मतलब उसके अंदर इतना गूदा है कि वो जापान से सोल आता है अकेले, वो भी गापरेंग किम की गैंग से लड़ने। और गापरेंग किम की गैंग को अगर तुम छोटा आंक रहे हो ना, तो गापरेंग किम अकेला ही बहुत बड़ी फोर्स है उस गैंग के अंदर। मतलब शिंगेन से भी ज्यादा पावरफुल बंदा है, और शिंगेन ने इसीलिए गन को पैदा किया था ताकि वो गापरेंग किम को राइवल कर सके। और वेल, गन उसकी उम्मीदों पे खड़ा भी उतरता है, क्योंकि गन बहुत ही छोटी उम्र से बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करना सीख गया था। वो बहुत ही छोटी उम्र से, मतलब बहुत ही छोटी उम्र से, मतलब बहुत ही छोटी उम्र से वो पूरी की पूरी गैंग्स को लपेट देता था। मतलब छोटी मोटी गैंग्स को, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल गापरों किम से जाके भिड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, तो वेल, इंट्रोडक्शन के लिए बस इतना ही था गनपाक के बारे में। वेल, अगर बात करें हम गनपाक इफेक्ट के बारे में, तो देखो गनपाक एक बहुत ही ज्यादा एसेंशियल कैरेक्टर है लुकिज्म मानवा के अंदर। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिकॉग्नाइजिंग। मतलब अगर गन आपको रिकॉग्नाइज कर देता है, मतलब अगर गन किसी भी कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर देता है, तो इसका मतलब उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और गन ही उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। और गन अगर उसको ट्रेन कर दे तो फिर बात अलग ही हो जाती है। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन और ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो गन ने जितने भी लोगों को आज तक रिकॉग्नाइज करा है या फिर जितने भी लोगों को अप्रिशिएट करा है उनके टैलेंट को लेके, वो लोग बहुत ही ज्यादा फाइटिंग फीट्स अचीव कर लेते हैं। तो बात यहाँ पर यही आ जाती है कि गन जिसको भी रिकॉग्नाइज कर देता है उस कैरेक्टर के चार चांद लग जाते हैं। और गन ऐसे ही किसी को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। मतलब चलते फिरते फुटपाथ पे भिखारी को थोड़ी रिकॉग्नाइज कर देगा कि ये बंदा फाइट कर सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्लस यहाँ पे एक और फैक्ट कि अगर गन किसी से लड़ रहा है और अगर गन उससे लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, तो इसका मतलब वो कैरेक्टर बहुत ही अच्छे लेवल की फाइटिंग कर सकता है। साथ ही साथ वो गन को राइवल करने के भी लायक है। तो देखा जाए तो गन से अगर आप लड़ रहे हो, या फिर गन से हम क्यों लड़ेंगे, सॉरी, गन से हम नहीं लड़ेंगे, गन से व्यूक भाई लड़ेंगे। ओ सॉरी, उनकी मानवा में, यहाँ नहीं। लेकिन वेल, मैं शॉर्ट में तुम्हें सिर्फ यही समझाना चाहता था कि गन अगर किसी को रिकॉग्नाइज कर दे तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से फाइटिंग फीट्स अचीव कर लेता है। मतलब तुम इसको गन के स्किल सेट्स का एक पार्ट समझ सकते हो कि गन अगर किसी के अंदर के टैलेंट को पहचानना चाहे तो वो बहुत ही जल्दी पहचान सकता है, चाहे उसका टैलेंट उस टाइम पे बहुत ज्यादा उभर के आता हो या ना आता हो। जैसे कि बिग डैनियल के केस में हुआ था, जब बिग डैनियल फर्स्ट टाइम गन से फाइट करता है तब ही गन उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि तू बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है, लेकिन तेरी स्लोपी फाइटिंग की वजह से तूने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग नहीं करी है। बट अगर तूने ट्रेनिंग करी होती तो तू शायद मेरी किक्स भी झेल लेता और शायद मुझे राइवल भी कर लेता। वेल, अब अगर हम बात करें गन के 4 क्रूज के बारे में, तो देखो गन ने 4 क्रूज बनाई थी बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में, और साथ ही साथ वो 4 क्रूज का जो इफेक्ट रहा है लुकिज्म के अंदर, मतलब लुकिज्म की मानवा स्टार्ट तो होती है एज अ नॉर्मल हाई स्कूल रोमांस मानवा, लेकिन आगे जाके जब 4 क्रूज इंट्रोड्यूस होते हैं तब हमें पता लगता है ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा डीप है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं 4 क्रूज इस मानवा के अंदर। वेल, चलो बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को गन ने ट्रेन करा है, और वो लोग कितने ज्यादा जंगली हो गए हैं, मतलब ये चीज हम जानने वाले हैं आगे ही। तो सबसे पहले बात करते हैं एली यांग की। तो सबसे पहला बंदा वही था जिसको गन ने ट्रेन करा था इनिशियल स्टेजेस के अंदर, और ये बंदा अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब वैसे अब नहीं है, बट अभी के टाइम पे फिलहाल अगर देखा जाए तो एली यांग फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के लेवल पे है, मतलब उनसे थोड़ा नीचे, क्योंकि उसने सेओगडू को अकेले नहीं हराया था, उसने सेओगडू को सैमुअल सेओ और वॉरेन चे की हेल्प से हराया था। और जो लोग सोच रहे हैं
ये सेओक्डू कौन है, तो सेओक्डू फर्स्ट जनरेशन का एक किंग है जिसको एली यांग हरा चुका है। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि एली यांग कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं जानता हूं तुम में से बहुत लोग बोलेंगे कि एली यांग ने तो गन से ट्रेनिंग ली ही नहीं थी जब वो सेओक्डू को हराता है। मैं जानता हूं वो टॉम ली से ट्रेन हो रहा था, लेकिन टॉम ली ने भी उसको तभी ट्रेन करा था जब वो गन से ट्रेन हो चुका था। और सिर्फ गन से ट्रेन होने के बाद भी वो काफी अच्छी रॉ फाइटिंग कर पाता था। वो तो उसने गन के साथ ट्रेनिंग पूरी नहीं करी, वरना अगर वो गन के साथ पूरी अच्छी खासी ट्रेनिंग करता तो वो आज ओजी डैनियल से भी अच्छा मास्टरपीस बनता। क्योंकि ओजी डैनियल की लेजेंड अगर देखा जाए तो ओजी डैनियल काफी छोटा था, लेकिन यही अगर हम बात करें एली यांग की, तो एली यांग काफी मैच्योर था उस टाइम पे भी। और साथ ही साथ एली यांग के पास कुछ ऐसा था जो कि ओजी डैनियल के पास नहीं है। ओजी डैनियल के पास कॉपिंग की स्किल है, ये मैं मानता हूं, लेकिन देखा जाए तो एली यांग के पास काफी ज्यादा पोटेंशियल था अपने आप को ग्रो करने का। वो तो अलग बात है कि उसने ट्रेनिंग छोड़ दी बीच में ही, वो भी गन की ट्रेनिंग। यार गन की ट्रेनिंग बीच में कौन ही छोड़ता है। लेकिन वेल जितने भी टाइम वो गन से ट्रेन हुआ, गन ने उसको आइकिडो की ट्रेनिंग दी, साथ ही साथ गन ने उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करने के लिए उसको स्टन बैटन्स यूज करना सिखाया, जिसकी वजह से वो अपने रॉ फाइटिंग स्किल्स को पूरी तरीके से कंट्रोल में रख सके और सिर्फ तभी अनलीश कर पाए जब उसको बहुत ज्यादा नीड लगे। तो देखा जाए तो गन का मास्टरपीस तो एली यांग ही बनना था। वो पता लगे कि एली यांग ने गन की ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी, जिस वजह से गन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड था एली यांग के। और इसलिए वो एली यांग को बोलता भी है कि तेरे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, कि तू किंग लेवल बन सकता था, लेकिन तूने सिर्फ अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपनी पूरी जिंदगी पे हक दिया। वेल इसके बाद आता है ओली वैंग, और ओली वैंग को उसने पूरी तरीके से प्रॉपरली ट्रेन किया था। मतलब गन ने ओली वैंग को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन किया था, चाहे वो आइकिडो हो, चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट की स्किल हो। और सबसे बड़ी पावर ओली वैंग की ये थी कि उसको पेन फील नहीं होता था। वेल इसके अलावा भी जब वो गन के साथ था तब उसने काफी अच्छे से फाइट कैसे करते हैं ये सीख लिया था, और इसी चीज को यूज करते हुए, फाइटिंग स्किल्स को यूज करते हुए अपनी, उसने सिंगल हैंडेडली वास को, विंजिन और साथ ही साथ जैक ली को वन शॉट मार दिया था। और ये तीनों उस टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल थे। तो सोच लो ये उससे भी ज्यादा पावरफुल था। तो गन की ट्रेनिंग आपको कहां तक इन्फ्लुएंस कर देती है, मैं सिर्फ इसी चीज का एग्जांपल देना चाहता हूं। इसके बाद आता है सैमुअल सेओ। अब देखो सैमुअल सेओ को ना तो आज तक गन ने ट्रेनिंग दी, ना ही कभी रिकॉग्नाइज करा। तो तुम लोग सोचोगे कि मैंने इसको लिस्ट में क्यों डाला है, और वो मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि गन ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं करा है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ गन की रिकॉग्निशन लेने के लिए ये अपने आप को पुश करता गया, और इसी गिल्ट में कि गन इसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करता, उसी गिल्ट में ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। और इसके पावर लेवल्स का हिसाब हम इसी चीज से लगा सकते हैं कि इसका ऑब्सेशन, गाब्रियल किम इसका बाप है, सिर्फ इसी ऑब्सेशन की वजह से इसने अपनी पूरी ब्लड लाइन को ही चेंज कर दिया। इसकी कोई स्पेशल ब्लड लाइन नहीं है, ये सिर्फ एसी मैकेनिक का बेटा है, लेकिन स्टिल ये इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए हो पाया क्योंकि ये ऐसा कंसिडर करता था कि गाब्रियल किम इसका बाप है, और ऑब्वियसली सिर्फ गन इसको रिकॉग्नाइज कर दे, इसी वजह से इसने अपने आप को पुश किया आज। वेल इसके बाद आता है जोहान सेओंग द प्रोडिजी। अब देखो जोहान सेओंग को डायरेक्टली गन ने ट्रेन नहीं किया है, कभी भी गन ने उसको ट्रेनिंग नहीं दी है। जो लोग ये सोचते हैं कि जोहान सेओंग का कोई टीचर रह चुका है, और वो भी खासकर गन, तो ये बिल्कुल गलत है। जोहान सेओंग का आज तक कोई टीचर नहीं रह चुका है, लेकिन गन ने जोहान सेओंग को इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करा है। सबसे पहली बात तो उसने उसको गॉड डॉग का लीडर बनाया, दूसरी बात उसने उसको इनडायरेक्टली काफी सारी टेक्निक्स में ट्रेनिंग दी। वेल इनडायरेक्टली कैसे, तो देखो जोहान सेओंग के पास वही स्किल है जो लुकिज्म में बहुत ही कम लोग पोजेस करते हैं, वो है कॉपिंग की स्किल। अब देखो जब से ये लोग मिले हैं, गन और जोहान की काफी ज्यादा पसड़ हो चुकी है। लगभग 2 से 3 बार ये लोग आपस में लड़ चुके हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, जोहान सिर्फ कॉपिंग पे ध्यान देता है। जोहान ने क्योकुशिन कराटे सिर्फ और सिर्फ गन की ही कॉपी करी है, और गन ने आज तक जितने भी लोगों को क्योकुशिन कराटे, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वो लोग अपने अलग ही जोन में बैठे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ओजी डैनियल काफी अच्छी तरीके से क्योकुशिन कराटे का यूज कर सकता है, जोहान सेओंग काफी अच्छे से क्योकुशिन कराटे का यूज कर सकता है, और उसके बाद आता है मौत का खेल जो कि है एसबी डैनियल, मतलब सेकंड बॉडी डैनियल, और उसकी क्योकुशिन कराटे इन दोनों से काफी लेवल्स ऊपर है। और उसका सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है, क्योंकि उसके पास परफेक्ट बॉडी है। वेल इसके बाद आता है हमारा लास्ट गन का डिसाइपल जो कि है ओजी डैनियल, विच इज द ओनली मास्टरपीस ही प्रोड्यूस्ड टिल डेट। मतलब गन का अकेला मास्टरपीस जो पूरी मानवा के अंदर गन से प्रॉपर्ली ट्रेन हो चुका है, गन से प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज हो चुका है, गन उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, गन उसको छोटा भाई मानता है लिटरली। अगर बात करें ओजी डैनियल की, तो ओजी डैनियल के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे कि जब वो गन के पास आता है ट्रेन होने के लिए, तब गन उसको ट्रेन करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि गन को लगता है कि उसने काफी कुछ सीख रखा है। लेकिन जब वो उसको बताता है कि मैंने आज तक कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ कॉपी करा है, तो गन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि गन को पता है कि कॉपिंग की स्किल बहुत ही ज्यादा रेयर है, और अगर ये पोजेस करता है तो ये मास्टरपीस बनने के लायक है। वो उसको 1 महीने की ट्रेनिंग देता है, और 1 महीने बाद, एग्जैक्टली 1 महीने बाद, हम देखते हैं कि हमारा ओजी डैनियल अलग ही बंदा बन चुका है। मतलब जब वो सोफिया से ट्रेन होता है, तब वो सिर्फ अपना वेट लॉस करता है और सिस्टेमा सीखता
सीखता है। वेल लेकिन जब बात आती है किसी को ट्रेन करने की, तब सबके दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है मास्टर गन। क्योंकि मास्टर गन किसी को भी इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन कर देते हैं कि आगे अगर वो किसी से भी भिड़ने जाए तो सबको दिख जाए कि हाँ भाई ये गन का मास्टरपीस है, इससे दूर ही रहना। और ये चीज शाओलोंग भी बोलता है जब वो पिछली बार डैनियल से मिला था और जब डैनियल से उसने लड़ाई करी थी तब डैनियल सिर्फ एक टिड्डा सा बच्चा था, लेकिन अब गन की ट्रेनिंग के बाद उसका ऑरा कंप्लीटली चेंज हो गया है और साथ ही साथ वो शाओलोंग को वन शॉट कर देता है। मतलब सिर्फ एक आइकिडो की मूव से शाओलोंग को हराना इज द मोस्ट इम्पॉसिबल थिंग आई हैव एवर हर्ड। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज इतनी इम्पॉसिबल है, क्योंकि शाओलोंग को हराने में जेक किम को अपनी पूरी पावर अनलीश करनी पड़ी थी। मतलब एमएमए जेक विद कन्विक्शन, सोचो। और अगर डैनियल ने उसको इतनी आराम से आइकिडो की मूव से हरा दिया तो हमारा ओजी डैनियल किस लेवल पे होगा गन से ट्रेन होने के बाद। वेल इसके बाद हमारे डैनियल की फाइट होती है यू सियोंग से। अब देखो मैं मानता हूँ कि यू सियोंग काफी टायर्ड था क्योंकि वो ऑलरेडी जोहान से भिड़ चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने काफी अच्छी खासी टक्कर दी डैनियल को। लेकिन 3-4 मुक्कों में उसका भी गेम बिगड़ जाता है और वो इसीलिए, मैं सिर्फ इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि चाहे वो थका हुआ भी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वो काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा था। साथ ही साथ हमारा एसबी डैनियल भी यू सियोंग को फर्स्ट टाइम में नहीं हरा पाया था, लेकिन हमारे ओजी डैनियल ने उसको वन शॉट कर दिया था। मतलब हंट फॉर बिग डी लाक इज माय फेवरेट क्योंकि उसके अंदर हमारे ट्रियो एक तरह से रीबॉर्न हुए थे। मतलब उन्होंने उन लोगों को राइवल किया जिन लोगों से ये लोग पहले ही हार चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, और अब उनकी इज्जत ऐसे नीलामी कर रहे हैं जैसे इनका हक हो। मतलब ऑब्वियसली इनका हक बनता भी है, इतनी ट्रेनिंग के बाद तो इनको बहुत ज्यादा मारना चाहिए था, इन्होंने फिर भी कम मारा है। पहले इसके बाद बात करते हैं कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस की। अब देखो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का एक एग्जांपल तो जोहान से होंगे, लेकिन जोहान से उनके पास कॉपिंग की स्किल है तो वो ऑब्वियसली गन के क्योकुशिन कराटे या फिर और मूव्स भी कॉपी कर सकता है। वेल लेकिन अब हम दो ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो सेकंड जनरेशन में काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं सिर्फ अपने प्योर टैलेंट की वजह से और सिर्फ अपने प्योर हार्डवर्क की वजह से, और वो भी इसीलिए क्योंकि गन ने उन्हें सिर्फ एक बार रिकॉग्नाइज किया था। इनका नाम है वास्को और जैकली। अब देखो जैकली को तो गन ने एक बार रिकॉग्नाइज किया था और जैकली को उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन वास्को को जब गन ने रिकॉग्नाइज किया था, वास्को को 2 बार गन रिकॉग्नाइज कर चुका है और गन ने एक बार ही तो ये भी कहा था कि मैं लोगों के नाम याद नहीं रखता, लेकिन अगर मुझे तुम्हारा नाम याद है तो इसका सिंपल एक ही मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल है कि तुम मुझे कभी ना कभी तो राइवल कर सकते हो। वेल इसी चीज के बाद वास्को ने अपने आप को काफी ज्यादा पुश किया और उसी के बाद वो आज इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने एली यांग को भी हरा दिया था वर्कर्स के एफिलिएट के आग में, जब एली यांग ऑलरेडी सेओगडू को हरा चुका था। तो मतलब एली यांग ने सेओगडू को हराया और साथ ही साथ वास्को ने एली यांग को हराया जो कि मास्टरी को टच कर चुका था। वेल वास्को के पास कोई मास्टरी नहीं है, उसके पास कोई यूनिक पाथ नहीं है, मतलब उसका ओन पाथ जैसे जोहान के पास था। उसके पास कोई ऐसी स्पेशल पावर्स नहीं है, ना ही वो किसी स्पेशल ब्लड लाइन से आता, सिर्फ उसका प्योर टैलेंट और प्योर हार्डवर्क है और साथ में गन की रिकॉग्निशन। वेल एट द एंड सिंपली मैं यही कहना चाहता हूँ कि गन का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है लुकिज्म के अंदर। लुकिज्म स्टार्ट ही गन पार्क और चार्ल्स चोई ने करी थी और हम देखते हैं कि चार्ल्स चोई का फर्स्ट जीनियस भी गन ही था जो कि ट्रेनिंग जीनियस था और 10 जीनियसेस में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जीनियस ही है। वेल लुकिज्म स्टार्ट ही 4 मेजर क्रूज के साथ हुई थी और 4 मेजर क्रूज का क्रिएटर ही गन था। साथ ही साथ उसने गो गेम को रिक्रूट किया, उसके बाद उसने क्रिस्टल चोई को भी कुछ मूव सिखाई थी जिसको हम इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस में मान सकते हैं कि उसने उसको आइकिडो सिखाई थी और क्योकुशिन कराटे के 1-2 मूव्स। बट सिंपली लुकिज्म के अंदर गन पार्क इवेंट का बहुत ही बड़ा रोल रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर हम इसको हटा दें या फिर इसको इग्नोर कर दे तो लुकिज्म के आधे चैप्टर तो सिग्निफिकेंटली ऐसे ही गायब हो जाएंगे। वेल अभी करंटली गन जेल के अंदर है, उसके बावजूद भी इसकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब दूर दूर से तो नहीं, मतलब डैनियल तो दूर से ही आता, मतलब आसपास से भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दूर से आसपास है, लेकिन आता तो इसी के पास है। वेल विद दैट बीइंग सेड हम वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर मैंने गन पार्क इफेक्ट के बारे में कुछ भी मिस कर दिया हो या फिर अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ ऐड ऑन होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बिना कहीं मत जाना क्योंकि तुम्हें से बहुत लोग सब्सक्राइब करे बिना देख के ही चले जाते हो। यार एक सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा क्या ही चला जाएगा, फ्री है वैसे भी तो कर सकते हो, मतलब अगर तुम चाहो तो, और अगर तुम्हें मेरा कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है तो।